अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे और साथ में स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ कुछ हद तक। तो बिना बात बढ़ाए सीधा कहानी से ही शुरू करना चाहेंगे। कहानी चाहत से लिखेंगे किस्मत हमारी, पार्ट 101, जहाँ पर आखिरकार रीवा ने आयात को अपनी अंदाजे से ही मना ली थी। उसकी ये छोटी मोटी हरकतें जो भी वो करती है ना, अजीबोगरीब चीज़ें, आखिरकार ना मान के भी आयात जाएगी कहाँ, वो मान जाती है। और आयात मान जाती है तो मतलब रीवा के लिए पूरी दुनिया उसके वश में हो, ऐसी ही थी। बाद में ये लोग घर की तरफ मुड़ चुके थे, जा रहे थे घर की तरफ। आयात भी बड़ी कस के उसके बैग से उसे पकड़ के रखी थी। मस्त इंजॉय कर रहे थे दोनों। लेकिन अचानक वहाँ का रोड जो है वो जैसे मानो बंद कर दिए गए हो। पुलिस की कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे आके रुक गए। रोड में मानो नाकाबंदी लग गई। अचानक आयत बोल पड़ती कि ये क्या हो रही है। रीवा बस शांत थी, शायद मन ही मन सोच रही है कि कोई यहाँ से गुजरने वाले हैं। तभी एक पुलिस वाला चिल्लाते हुए बोलता है, अरे साइड करो, यहाँ से अभी रास्ता बंद है, मंत्री जी का काफिला जो है गुजरने वाले हैं। बस रीवा और आयात समझ जाता है। आयात फौरन ही रीवा के शोल्डर पे हल्की सी टैप करती है, तुम ठीक हो? अभी तक तो। देखते देखते वहां से काले गाड़ियों के काफिला एक एक करके आने लगे थे। पता नहीं क्यों रीवा का दिल एकदम से सिकुड़ सी गई है। शायद किसी भी वक्त वो उस इंसान का सामना करने वाली है जिस इंसान ने उसे जिंदा जलाने की बात किया था या उस हालत तक पहुंचा दिया था। तभी एक गाड़ी वहां से थोड़े से स्लो में चलते हैं और एग्जैक्टली सेम टाइम पे गाड़ी का शीशा हल्का सा नीचे की तरफ होता है। अंदर से अमन के पापा जो है, एक मिनिस्टर जो अभी के हैं, वो बाहर की ओर झांकते हैं और बहुत सारे लोग भी वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे, वो अपने हाथ दिखा रहे थे। भाई साहब, तभी उनका नज़र एक कुछ चंद सेकंड के लिए ही वहाँ पे खड़ी रीवा पे पड़ती है। वैसे रीवा तो है आकांक्षा के रूप में, वही उसके आंखों में जैसे अंगार जल रही थी। अगर उसके बस में होती तो अभी के 6 गोलियां शायद वो अमन के पापा पर उतार दे। बड़ी क्रूरता से वो देखती, अपनी मुट्ठी को बड़ी कस के बीच लेती थी, जिसे देखते हुए आयात उसके हाथ के ऊपर अपनी हाथ रखती। आयात समझ गई थी कि आखिर क्या हो रही है रीवा के अंदर। वो धीमी सी बोलती कि शांत हो जाओ, मैं समझ रही हूँ। लेकिन तभी रीवा एकदम से बोल पड़ती है, जितना आज़ाद घूमना है तुझे घूम ले, कुछ दिन है बस तेरे पास। मैं तुझसे तेरी हर एक आज़ादी छीन लूँगी। ये बनाया हुआ पूरा साम्राज्य कैसे मैं इसको ख़त्म करती हूँ, तू बस देखते रहना। रीवा ठाकुर हूँ मैं, अपनी वादे की पक्की हूँ। चैन से जीने तो तुझे मैं अब बिल्कुल नहीं दूंगा। जिस तरह से हर एक सेकंड में तड़पी हूँ ना 4 साल तक, मैं तुझे उससे बदतर ना जिंदगी दूंगी। बस इंतज़ार कर। वो ये मनी मन कह पड़ती है, लेकिन आयात समझ गई थी कि कुछ तो बहुत ही खतरनाक सोच रही है रीवा। और देखते देखते कहीं ना कहीं वो काफिला जो है आगे निकल जाती। वो रोड एकदम शांत हो गए थे। धीरे धीरे अब पुलिस वाले भी वहां से गुजर चुके थे और अब मुनाकाबंदी हट गए थे। लेकिन रीवा अब भी खड़ी थी। पीछे से बार बार गाड़ियों के हॉर्न के आवाज आ रहे थे। तभी आयात बोलती कि रीवा, कहाँ हो? यहीं पर हूँ, आगे बढ़ो। इसके बाद रीवा चुप से अपना बाइक स्टार्ट करती है और ये लोग अब धीरे धीरे से घर की तरफ आ जाते हैं। अब से पहले तो रीवा बहुत सारे बात कर रही थी, लेकिन अब वो एकदम शांत हो चुकी थी जब से वो अमन के पापा को देखी है। वहां से लेकर घर आने तक उसके दिमाग में सिर्फ वही सारी चीजें घूम रहे थे। लाइब्रेरी में मिले हर एक सुराग पे जो देखी है, जो वीडियोस देखी है, जो वॉइस टेप सुनी है, जो रिपोर्ट्स उसके सामने थे, एक एक चीज घूम रहे थे। और सबसे बड़ी चीज जो उसके सीने में आग जैसे अब चल रही है, वो थी 4 साल पहले वो हादसा जिसमें रीवा का वजूद ही मिट गए थे।
बस उसके पूरे शरीर कांप उठे थे। जैसे ये लोग बाइक से उतरे तभी आयात नोट करती है और वो एकदम से उसे साइड से हक करती है। आर यू ओके? हाँ, मैं ठीक हूँ, घर चलते हैं। आयात समझ जाती है कि वो ठीक है, कह तो रही है पर शी इज़ नॉट ओके। और इसके बाद ये लोग घर जाते हैं। तब तक समीर विकी ने मेहर को लेके यहाँ पे आ चुके थे। मेहर आते ही सबसे पहले आयात को ढूंढती है, पर पता चलते हैं कि ये लोग बाहर गए हुए हैं। तो जो आयात की माँ है वो सारी चीज़ें बताते, मेहर सबसे मिलती है। जैसे ही आयात और रीवा एंटर करती है तो मेहर देखती है कि ये दोनों आ रहे हैं। रीवा तो एकदम शांत थी, लेकिन मेहर जो रीवा को देखते ही इस रूप में वो पूरी चौंक गई थी। हालांकि उसके बहुत सारी चीज़ें पता लग चुकी थी, वीडियो कॉल पे भी बात हो गई थी, पर अब जब आमने सामने देख रही है ना, तो मानो भाई उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। हंसती खिलती एक चेहरे को कैसे बदल दिए। वो एकदम खड़ी हो जाती है, पहले आयात के पास आती है, हक करती है और बोलती कि अभी तुम्हें ठीक अच्छो, यानी दी, क्या आप ठीक हो? तो आयात भी उसे गले लगाकर हालचाल पूछती है, ठीक से आई कि नहीं, नानू कैसी है, बहुत सारी चीज़ें बात होती है। रीवा वहाँ से साइड से जाने ही लगी थी कि मेहर एकदम से बोल पड़ती है, अब अरे रीवा दी। रीवा अपनी जगह पर रुक गई, पीछे पलट कर मेहर को देखी। भाई उसकी आंखें हद से ज़्यादा लाल थी। आयात भी समझ गई थी, इधर रीवा की बुआ जी भी नोट करती, वो समझ गई थी कि कुछ तो हुआ है। वो आयात को इशारा करके जैसे पूछ रही हो कि इसे क्या हुआ है, पर उस वक्त आयात कुछ जवाब दे नहीं पाती है। लेकिन रीवा थोड़े से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी जो अंदर जल रही है वो गुस्से को। मेहर आती है और वो एकदम से हक करती है, आप ठीक हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वेलकम, कैसी हैं आप? मैं आपके लिए चॉकलेट लाना भूल गई। तभी मेहर हंस पड़ती है, वैसे मेरी दी तो पड़ गई ना, अब चॉकलेट देने वाली कोई बात नहीं है। ये भी सही है। थोड़ी बहुत वहाँ पे हंसी मजाक हो रहे थे। यहाँ जो समीर खड़ा था उसके साथ ही विक्की खड़ा था। विक्की एकदम से बोल पड़ते, अब तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? यार इस लड़की को मुझसे प्रॉब्लम क्या है यार? अरे मुझे जाना ही नहीं थी, खामा खा मैं इसके चक्कर में इन कपड़ों में चला गया यार, हद हो गया। अच्छा चल ठीक है ना, ऊपर से इतने बातें सुना दिया मुझे। भाई इसको पसंद हो या ना हो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ तो अगर फ़र्क नहीं पड़ता तो इतना चिल्ला क्यों रहा है? कुछ भी बोले कोई, तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? शांत रहे यार, मुझे इंसल्ट जैसा फील हुआ। अच्छा चुप हो जा। वहाँ पे आर्यन भी आता है, कीर्ति, अंजलि, ये लोग भी वहीं पर थे। मेहर भी सबसे बहुत अच्छे से बातचीत कर रही थी, खास करके आयात से। ये लोग एक साथ ही बैठे थे और बहुत सारे बातचीत शुरू कर दिए थे। रिवक कुछ हद तक तो थी, लेकिन मानो जैसे उसके मन में जो गुस्से की कहर अब धीरे धीरे बढ़ रही है, वो यहाँ पे रह नहीं सकती है। माहौल को ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए किसी की ध्यान उस पर ना जाए वो एकदम से वहाँ से चली गई थी। जब अचानक आयात की ध्यान आती है तो देखती है रीवा यहाँ पे है नहीं। जैसी साइड में देखती है तब तक रीवा जा रही थी अपने कमरे के पास। वो समझ गई थी रीवा की मनोदशा की उसके मन में आखिरकार चल क्या रही है। हालांकि वो उठ के जा नहीं सकती थी क्योंकि सब बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो आयात थी वो आर्यन को कुछ इशारा करके ही बता देती है शायद, तो आर्यन समझ जाता है। वो रीवा के पीछे पीछे जाने लगता है। सिर्फ वही नहीं, उसके पीछे पीछे कीर्ति, अंजलि, समीर, विकी, ये सब के सब रीवा के कमरे में आ जाते हैं। रीवा बस कमरे में एंटर करती ही उसकी जो वहाँ पे पंचिंग बैग थी, भाई इतनी ज़ोर से पंच मारती है कि वो एकदम से जो रस्सी थे वो रस्सी टूट कर गिर जाता है। भाई ये सीन देख के विकी और समीर अपने जगह पे खड़ा हो चुके थे। विकी बोल पड़ते, मैं तो ना जा रहा अंदर यार, पता नहीं इसके गुस्से की कह कहीं हम पे ना आ जाए। तभी अंजलि बोल पड़ती कि तुम डरपोक डरपोक ही रहोगे, वो हमें क्यों मारेंगे? हाँ कुछ तो बात हुई है ना, वो इतनी गुस्से में है, जाके पूछ लेते तो सब आते हैं। और विकी डरते डरते अंदर आते हैं। आर्यन पूछ लेता है, क्या हुआ, सब ठीक है? भाई साहब रीवा की आंखों में वो गुस्से की अंगार जिस तरह से जल रहे थे ना, देखने लायक तो थे ही। रीवा बोल पड़ती है, कैसे ठीक हो सकता है? कैसे? वो दरिंदा हैवान, वो इतनी शान से घूम रहा है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी क्या क्या नहीं किया, और आज ऐसे सरेआम मुस्कुराकर जी रहा है जैसे कि मेरा खून खौल रही है। भाई
मैं उसको एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, हरगिज़ नहीं। पता नहीं, मन कर रही है मैं सब कुछ जला दूँ। वो कमीना इतना खुल के जी कैसे सकता है, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी। मेरे साथ जो हुआ वो तो साइड में रखो, लेकिन इतनी सारी चीज़ें निकले इसके खिलाफ। कहीं ना कहीं मेरा बाप भी तो शामिल था। कितने घिनौने हरकत किए, स्कैम, जनता को लूटे, धर्म के नाम पे जो किया है इन लोगों ने, और कितना बेकसूर लोग इनके चक्कर में अपनी जान गंवाए, अपनी परिवार से अलग हो गए, खो गए सब के सब, जिनका पता अभी तक लगा ही नहीं पाए कोई। जब जब जिस किसी ने भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने का सोचा तो उसको मौत के घाट उतार दी गई। आखिर कब तक चलते रहेंगे ये गंदी राजनीति की शिकार, कब तक होते रहेंगे? मैं ऐसे हाथों में हाथ रख के बैठ नहीं सकती अब, सच में। जिस पल उसके चेहरे को देखी ना, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, भाई उस वक्त भी देखी थी मैं। और यही मुस्कुराहट ना भाई मैं 4 साल पहले देख चुकी हूँ, उस दिन जब इन लोगों ने अपनी हैवानियत वाले अवतार जैसे एक लेवल पर ले गए थे, मुझे जिंदा जला दिए थे भाई। उस वक्त इसके चेहरे पर ये वाला मुस्कुराहट था। मुझे जैसे ही वो हर एक लम्हा याद आ गई, मेरी शरीर जल रही है। वो यही कहते हुए ना वो अपनी हाथों को खरोचने लगी थी। फौरन कीर्ति और अंजलि भाग के आके उसे रोक लेती है। शांत हो जा प्लीज़, शांत हो जा। कीर्ति तो कस के गले लगा लेती है, प्लीज़ शांत हो जा, प्लीज़ शांत हो जा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे आयात आती है, और आयात जब इस हाल में देखती है रिवा को, वो रोकती नहीं, वो बस भागते हुए आती है। कीर्ति हट जाती है। आयात उसके हाथ को बड़ी कस के थामती है, और आयात के सामने मानो रिवा ने हर एक दर्द की घुट पी ली है। वो एकदम नॉर्मल दिखने की कोशिश बहुत कर रही थी, पर आंखों की जो भाषा थी वो अलग ही थी। आयात ने फौरन उसकी फेस को अपने हाथों से थामी, आंखों में आंखें डाल के कही, छुपाने से सब कुछ अगर छुप जाती तो बात ही कुछ और होती। तकलीफ हो रही है? उस क्षण बस ऐसी आंखें खोल के रखी थी रिवा, पर उसकी आंखों से बस 2 बूंद आंसू गिर जाती है। ये आंसू नहीं, ये अंगार की एक सिरक है बस। आयात समझ जाती है, बड़ी प्यार से उन आंसू की बूंद को पूछती है, क्यों रो रही हो? हम हैं ना साथ। मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। वो 4 साल पहले इन्हीं ऐवान लोग मिलके जिस तरह से मुझे जला दिए थे ना, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि उस आग में मैं फिर से जल उठी हूँ। मेरा शरीर जल रही है, मुझे दर्द हो रही है। और तभी आयात ने उसे कस के गले लगा ली थी, और इस क्षण में सिर्फ आयात ही नहीं बल्कि रिवा के सारे दोस्तों के आंखें नम हो गए थे। तो दूजी और आयात ये बोल पड़ती है कि इस बार तुम अकेले थोड़ी हो, अगर आग में जलना है तो दोनों साथ में जलेंगे, शांत हो जाओ प्लीज। वो बस रिवा की गुस्से को शांत करने की कोशिश में थी। थोड़ी देर बाद ही रिवा की माँ, दादी जी, बुआ और खास करके आयात की माँ भी आ जाती है। कुछ ना कुछ तो समझ आ ही गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है। जिस तरह से इनके बर्ताव थे कुछ तो अलग लगे थे। जब आके ये सीन देखते हैं तो समझने में देर नहीं लगती। आर्यन समझा देते हैं कि क्या हुआ है सीन। तो कहीं ना कहीं रिवा के बुआ जी भी रिवा को समझाते हैं, ये सब तो नॉर्मल है। इससे बड़े बड़े कांड करने के बावजूद भी सर उठा के जी रहे हैं ये दरिंदे। कौन पूछेगा, कौन सवाल पूछेगा? जनता को वो हक नहीं है, नहीं दी गए है। और जब 2-4 अगर उठ के आ भी जाते हैं तो शाम तक वो गुम भी हो जाते हैं। ये तो तुम्हारे साथ हुआ है इसलिए तुम बता सकती हो, पर कितने हैं जिनके साथ इससे भी बदतर घिनौने हरकतें किए गए? वो लोग तो अब है भी नहीं शायद ये सारी चीज़ बताने के लिए। मुझे ये कहने में थोड़ा सा भी शर्म नहीं लगेगी कि मेरे भाई भी इसमें पूरी तरह से शामिल है, वो भी इस गंदे पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो मैं उसको साइड में रखकर ये सारी चीज़ कह भी नहीं सकती। मुझे भी तकलीफ़ होती है, और
इन सब में एक बहुत अहम हिस्सा ये थी रीवा कि मुझे इस घर से अलग होनी थी, वो तुम्हारे पापा ही थे। मैं जानबूझकर ही इस घर से रिश्ता तोड़ी थी। रीवा बस अपनी बुआ की ओर देखते रही। सब मिलके बहुत समझाते हैं तो बाद में वो थोड़ी सी शांत होती है। वो कहते हैं ना, सब्र और सही वक्त का इंतज़ार। सच्चाई का भी एक आगाज ज़रूर होती है और उस सच को कोई चाहकर भी छुपा नहीं सकते या रोक नहीं सकते सामने आने से। बस यही समझाकर उसे कुछ क्षण के लिए शांत कर दिए गए थे। पर अंदर जो ज्वालामुखी अब जाग चुके थे, क्या उसे शांत कर पाएंगे? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अंगार जैसे जल उठी है और उसका शांति तब मिलेगी जब खुद अमन के पापा को सजा मिलेंगे या सजा दिए जाएंगे। तब तक तो शांत होने वाला है नहीं। देखते देखते दोपहर अब थोड़ी बहुत वक्त बीत जाते। लंच वगैरह सभी कर चुके थे। हॉल में बैठ के बातचीत कर रहे थे और अब भी गहरी सोच में डूबी रीवा। तो कहीं ना कहीं उसके साथ आयात बैठी थी। आयात कहती है कि 1 हफ्ते बाद हमें फिर वापस भी जानी है, तो बी रिलैक्स। हमें जो करना है शायद फिर वापस जब आएंगे तब करेंगे। बस एक नज़र रीवा आयात की तरफ देखती है। वो कुछ कहती नहीं है। उन नज़रों में कुछ तो ऐसी बात थी जो आयात पकड़ नहीं पाई। जैसे रीवा की आंखें ये कह रही है कि ऐसे कैसे, फिर चाहे 1 हफ्ता ही क्यों ना हो मेरे पास, पर 1 हफ्ता ही काफ़ी है मेरे लिए उसकी पूरी साम्राज्य को ख़त्म करने में। मैं ऐसे इस हाल में ये सब कुछ छोड़ के जाने वाली तो बिल्कुल नहीं है। पर शायद ये बात आयात समझ नहीं पाई। वो चीज़ों को अभी भी लाइटली ले रही थी। ऑब्वियस सी बात है, वो इतनी बार समझा चुकी है रीवा को कि हर चीज़ का मतलब एंगर नहीं होता है। कभी कभार एंगर को कंट्रोल करने का मतलब भी बहुत कुछ होते हैं। यही गुस्सा तुम उस वक्त दिखा सकते हो जब उसकी सख्त ज़रूरत पड़े। यह आयात भी तो अपनी जगह पर सही थी, पर जो अंगार दिल में पूरी तरह से अब छिड़ चुकी थी उसको कैसे रोके। उस शाम तक सब कुछ नॉर्मल तो थी, सिर्फ रीवा की मूड के अलावा। लेकिन हालांकि आयात के सामने वो एकदम बच्ची बन जाती थी। अपनी ऊट-पटांग हरकतें, परेशान करना सब बरकरार रखी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ तो चल रही थी। हालांकि उसके दोस्त कुछ कुछ चीज़ें नोट कर लिए थे, क्योंकि जब जब वो आयात के पास होती है उसकी चीज़ें अलग होती है और जब वो उनके पास होती है उसकी चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होती है। वो लोग समझ जाते हैं कि रीवा कुछ बड़ी सोच रही है, कुछ ज़्यादा ही खतरनाक। उसी शाम को सब जो है घर के थोड़े ही बाहर की तरफ जो एक गार्डनिंग एरिया है वहाँ पर सब आके शाम की चाय वगैरह पी रहे थे। वहीं पर महर जो है वो आयात, कीर्ति, अंजलि से बातचीत वगैरह कर रही थी। थोड़ी देर में ही वहाँ विकी और समीर आ जाते हैं। और अब की बार समीर जो है वो थोड़ी देर के लिए आउट ऑफ सिटी जाएगा, यानी मुंबई की ओर। तो कहीं ना कहीं वो वेल सूट में आया था, काफ़ी हैंडसम हंक लग रहा था। जब यहाँ महर उसे इस अंदाज में देखती है तो पहले चुप हो जाती है, क्योंकि एयरपोर्ट में जिस तरह से उसने जलील की थी समीर को वो थोड़े डिफरेंट ही थे। बड़ी एटीट्यूड के साथ समीर यहाँ पे आते हैं। वो महर को देख के भी अनदेखा कर देता है। भाई लड़कियों को अगर ऐसे एटीट्यूड दिखाओगे तो उनकी तो भाई जल जाती है, ये वो वाली कहावत है। महर को बड़ी बहुत गुस्सा आई। भाई एटीट्यूड देखो बंदे की, मतलब ऐसे क्यों एटीट्यूड दिखा रहा है मुझे, ऐसी वाली चीज़ें थी। तो यहाँ पे कीर्ति और अंजलि दोनों बोल पड़ता है, अरे समीर तुम जा रहे हो क्या? एक्चुअली हाँ, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊँगा, पर कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैंने कोशिश बहुत की डिले करने का, पर हो नहीं पा रहा है, और नहीं गया तो कंपनी का लॉस जो मैं बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ओके, तो रीवा से मंजूरी मिल गई? ये बात कीर्ति कह देती है तो समीर बोलता है कि बहुत मुश्किल से। हाँ, बस ये वादा किया है कि शाम तक वापस आ जाऊँगा। हाँ चलो, ये भी सही है, जब वादा किया तो पूरा भी करना। ठीक है फिर मिलते हैं। तभी वहाँ से जो विकी था वो भी बोल पड़ता है, हाँ मैं इसको एयरपोर्ट तक छोड़ के आता हूँ। तभी वहाँ से समीर सबसे बाय बोलकर निकल आता है, सबको बोलता है सिवाय महर को। और विकी जो है वो उसके साथ निकल पड़ता है क्योंकि एयरपोर्ट तक छोड़ेगा। वैसी ही चीज़ें होता है इधर। महर जैसे ही समीर चला जाता है
पूछ ही लेती है कि आखिरकार ये समीर करता क्या है। तभी कीर्ति एक कंपनी के बारे में बताती है, एक बिजनेस। तो पता चलते हैं कि समीर के पापा जो है उनका एक बिजनेस है, उसी में समीर है। यहाँ पर जो मेहर थी वो एक कमेंट पास करती है, अच्छा तो बाप का ही बिजनेस संभाल रहा है ना, इतना एटीट्यूड किस बात का। लेकिन उस चीज़ को करेक्ट करते हुए कीर्ति कहती नहीं, भले ही बाप का बिजनेस हो पर उनका बिजनेस तब तक कुछ भी नहीं थे। आज जिस जगह पे समीर ने उस बिजनेस को लेके गया है वो काबिले तारीफ थे, ऑब्वियस सी बात है। और वो अपनी मेहनत से इस कंपनी का 50% ओनर यूं ही नहीं कहलाता है। भाई ये सुनने के बाद मेहर चुप सी हो जाती है। कहीं ना कहीं उसे ये लगती है कि उसने जिस बंदे का मजाक उड़ाया वो ऐसे ही कहीं से उठ के नहीं आया है। तो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। यहाँ पर आयात वो बोलती है कि वैसे बात क्या है, तुम दोनों में कोई अनबन हुई क्या? वो विकी भी बता रहे थे कि एयरपोर्ट में कुछ तो हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? अंजलि और कीर्ति के सामने ही आयात ये सवाल कर लेती है, जिसपे मेहर एकदम से चुप हो जाती है। अब वो अभी ये एकदम से ऐसे माचो मैन बन के आए थे, मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, तो वो थोड़ी सी मैंने इंसल्ट कर दी थी। ये बात सुनते ही आयात बोली कि दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल, किसी के भी ऐसे मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मैं समझ गई, अब भी मैं सॉरी बोल दूंगी। यहाँ से आयात उठ के चली जाती। तभी कीर्ति और अंजलि एक दूसरे को देखते हुए मेहर को घूरने लगी थी। अच्छा मतलब तुमने उसकी बेइज्जती कर दी? मतलब बेइज्जती मतलब उस सेंस में नहीं, अरे जिस ही सेंस में हो, हमें क्या, हमें तो अच्छी लगी। वैसे करनी भी चाहिए बेइज्जती उसका, वो इसी लायक है। वही ये सुन के मेहर दोनों को ही घूरने लगी थी और वो एकदम से बोल लेती है, एक मिनट, जहाँ तक मैं जानती हूँ कीर्ति जी, आप, अंजलि, विकी, समीर और रीवा दी ये सब दोस्त है ना, एक ग्रुप ही हो ना आप लोग? हाँ, हम तो डिनाई भी नहीं कर रहे। हाँ तो आप ये कह रहे हो कि मैं जम के आपकी दोस्त की बेइज्जती करूं? मतलब मुझे ये समझ, अरे दोस्त होते ही है कमीने। अरे तुम समझ आओ, तुम्हें जितना भी उसका इंसल्ट करना है करो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर एक बात बताओ, वैसे लड़का कैसे लगता है तुम्हें? भाई ये बात सुनते ही यहाँ अंजलि कीर्ति को घूरने लगी, तो वो एकदम से थोड़ी साइड में आके कीर्ति के कान में बोलती, तू क्या सेटिंग कराने वाली है क्या? भाई देख, ये दोनों की जोड़ी ना मुझे मस्त लगी है, और पता नहीं समीर कुछ तो सोच जरूर रहा है। पता नहीं आज भी सबको बाय बोल के गया सिवाय इसका, और मुड़ मुड़ के जो देखा उसने, भाई मुझे तो लग रही है कि जैसे कुछ तो है इन दोनों में, कोई केमिस्ट्री जरूर है। शायद अभी तक इनको कुछ समझ नहीं है, वैसे भी आम बात है, अपने अलावा पूरी दुनिया वालों को खबर हो जाते हैं। ये बात सुनती अंजलि बोलती है उसके कान में जाके, तू मूर्ख औरत, पागल हो गई है क्या? हम यहाँ रीवा के लिए आई है, तू यहाँ समीर की सेटिंग करवा रही है। हाँ तो भाई दोस्त के नाते उसके बारे में भी कुछ सोचनी पड़ेगी, सिर्फ वो अकेला रह गई है, तुझे भी सोचनी चाहिए उसके लिए। वाह वाह, क्या मतलब कीर्ति, तू कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी है? तो कुछ भी सोच के कुछ तो बोल। अरे सोच समझ कर क्या बोलूँ यार, मैं अपनी दोस्त का भला कर रही हूँ, तुझे नहीं करना है तो मत कर, तू पीछे हट सकती है। तू सच में अपने दिल पे हाथ रख के कह, इन दोनों की केमिस्ट्री सच में अच्छी है ना? अब यहाँ पे अंजलि थोड़ी चुप हो गई थी। तभी कीर्ति बोली कि देखा, मन में तो तेरी भी वही है, तो भैया हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बस अपनी दोस्त की सेटिंग ही तो करवा रहे हैं, लड़की भी अच्छी है। भाई मुझे तो ये सच में बहुत अच्छी लगी थी, पहले भी जब हम मिले थे तो सच में बहुत स्वीट है यार, बिल्कुल आयात मैम की तरह। तभी यहाँ अंजलि बोलती कि देख, भावनाएं समझ आ रही है, पर हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक ये दोनों ना चाहेंगे तो। अरे तो क्या, आज ये टकरार है, कल इश्क लड़ाएंगे, इसकी कोई मतलब वो नहीं है। वाह रे वाह, प्यार करते करते तो कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ गई कीर्ति? नहीं, प्यार करके ठोकर खाने के बाद आगे बढ़ी हूँ। तभी ये दोनों एक साथ हंस पड़ते। इधर मेहर बोलती कि मैं कुछ मिस कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं, दूसरी और कहीं ना कहीं रीवा अपनी बुआ जी के साथ बैठी थी, बड़ी शांत। बुआ जी भी बैठी हुई थी और रीवा भी, ये दोनों शांत बैठे थे। इन दोनों को मतलब देख के ना कोई बोल ही नहीं सकते कि ये जैसे बुआ और भांजी जैसे है, जैसे माँ बेटी बैठी हो वैसे ही लग रहे थे। दूर से आयात आ रही थी, लेकिन तभी उसके सामने रीवा की माँ आ जाती है। देखो ज़रा इनको। आयात बोलती कि किनको आंटी? अरे वो देखो, एक ही जैसे बैठे हुए, देख के लगेंगे कि ये लोग बुआ और भांजी हैं।
मतलब देखो जैसे माँ बेटी बैठे हुए हैं। तभी आयात हंसते बोलती कि वैसे प्यार भी तो उतना ही है, दोनों एक दूसरे से करते हैं। बाद में आयात भी वहाँ पर चली जाती है। बुआ जी से रीवा के साथ वो बैठ के कुछ हद तक बात करती रहती है। ये लोग बाद में घर के अंदर भी चली जाती है, लेकिन जैसे ही घर के अंदर जाती है तभी रीवा का फ़ोन जो है वो वाइब्रेट होने लगी थी। ब्लिंक हो रहे थे बार बार। उसकी ध्यान थी ही नहीं कि वो किसी न किसी से बात कर रही थी। तभी आयात बोलती कि रीवा, हाँ, वो फ़ोन देख लो, शायद कॉल आ रही है। जैसे ही फ़ोन देखती है तो अमन का कॉल है। वो देख के ही उसके आंखें थोड़ी गहरे से हो गई। अब यहाँ पे सब बातचीत कर रहे थे तो यही सोच के वो अपने कमरे में चली गई जल्दी जल्दी और कॉल रिसीव की। हेलो अमन। हाँ हाँ रीवा, कैसी हो? कुछ बताया नहीं तुमने, वो मेरे दोस्त का, उसका क्या करे, वीडियो तो है हमारे पास, पर आगे क्या करना है कुछ बताया नहीं तुमने। मैं भी वक्त का इंतज़ार ही कर रही हूँ अमन, बस एक सही वक्त का। कहीं ना कहीं अगले हफ्ते मैं वापस लंदन भी जा रही हूँ। तभी अमन बोल पड़ते, यार पर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम रह लो ना यहीं पर। नहीं, जाना तो है, क्योंकि आयात वही है और आयात जहाँ मैं वहाँ। तो मतलब इस बार कुछ नहीं होगी, हमें इंतज़ार करने पड़ेंगे। तभी यहाँ रीवा बोल पड़ती, नहीं इंतज़ार मैं कर नहीं सकती। तभी अमन बोल पड़ता है, वैसे मैंने तुम्हें एक लिंक भेजा था, तुमने देखा न्यूज़ का? हाँ, पापा कल एक कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो ओपनिंग सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पे जा रहे हैं। तभी रीवा एक बहुत ही मिस्टीरियस वाली स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारे पापा पता नहीं कितनों के लाश बिछाए थे शायद इसके चक्कर में, है ना? अपने नाम से खुलवा रहे हैं ना ये इंस्टीट्यूट। हाँ, मतलब सही समझी मैं। अमन, मेरे पास बहुत कुछ है, पर आई थिंक हमें मिलना चाहिए, किसी को पता ना चले। क्या तुम आ सकते हो? तभी अमन बोलता है कि हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, किसी को पता नहीं चलने दूंगा, मैं आ जाऊंगा, थोड़ा लेट हो सकता है, डोंट वरी, पूरी रात इंतज़ार कर सकते हो, आ जाओ। ये कैंसर इंस्टीट्यूशन जो खुले हैं तुम्हारे पापा ने, इसके बारे में भी बहुत कुछ है, आ जाओ, अपनी आंखों से देख लेना। वही बात वो ख़त्म करती है। भाई साहब जो गुस्से में थी ना, कॉल डिस्कनेक्ट करके मन तो हो रही थी कि फ़ोन सीधा ज़मीन पे पटक के मारे, पर अपनी गुस्से को उस वक्त वो कंट्रोल कर लेती। आर्यन आ जाता है कि किसे आने की बात किए थे अमन को। आर्यन थोड़ा शॉक हो जाते, तुम पागल हो क्या, वो यहाँ पे आते जाते रहेगा तो शक हो सकता है। बिल्कुल नहीं होगा, अब तक मैं अमन को बहुत अच्छे से समझ गई हूँ, वो सेफली यहाँ पे आ ही जाएगा भाई। पर उसे बुलाया क्यों, आपको भी पता लग जाएंगे। देखते देखते डिनर होते हैं, सब लोग अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। रीवा अपने कमरे में बैठी थी, पर जैसे किसी के इंतज़ार में। आया जब कमरे में आती है वो देखती है, अब वो पूछती है कि क्या हुआ, सोना नहीं है? नहीं, एक्चुअली वो अमन आने वाला है। अमन? पर क्यों? कुछ बातें करने हैं। इतनी रात को? हाँ ऑब्वियसली बात है, अब वो मिनिस्टर का बेटा है, एकदम से कहीं पे भी जा नहीं सकता है। तो जब तुम्हें पता है इतना रिस्क है तो घर पे क्यों बुलाया? क्योंकि सेफ है, तुम सो जाओ ना, मैं उससे मिलने के बाद फिर कमरे में आ जाऊंगी। पर ऐसा क्या कर रही हो तुम रीवा? बता दूंगी। वही बोलते हुए वो कमरे से निकल जाती। आयात बस खड़ी थी, ये समझ तो गई थी कि कुछ तो ज़रूर चल रही है। रीवा टेरेस पर इंतज़ार कर रही थी, विकी वहाँ पे था, कीर्ति थी, अंजलि थी, आर्यन। लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास अमन को लेके आता है। अमन बहुत सीरियस था, वो आते ही बोलते कि रीवा क्या करना है? तभी रीवा थोड़ी चौंकते हुए बोलती कि तुम जैसे कि मतलब कोई प्लान के लिए ही आए हो, अपने पिता की बजाने के लिए इतना तत्पर हो क्या तुम? वो तो नहीं पता, पर गलत को ठीक करना ज़रूरी है, और अगर उनकी गलती है तो सज़ा तो मिलनी चाहिए। इस बात पर रीवा बोल पड़ती, तुम्हें तो अंदाज़ा तक नहीं है अमन, तुम्हारे पिता कहाँ कहाँ शामिल है। सबसे पहले तुम ये डॉक्यूमेंट देखो।
उसके हाथ में एक फाइल थी जो वो आगे रखती है। अमन वो बैठता भी नहीं है, वो आके बस खड़ा ही था, वो हाथ में लेता है फाइल को। भाई साहब देखता है ना जब, तो मानो कि पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया। वो फौरन रीवा को घूरने लगता है। ये, ये क्या है? ये वही है जो एग्जैक्टली मैंने तुम्हें शाम को कही थी। पता नहीं कितने लाशों के ढेरे पर तुम्हारे पापा ने ये कैंसर इंस्टीट्यूशन खोला है। गिनती भी शायद हम नहीं कर सकते। वही अमन जो खड़ा था वो एकदम सोफे पर गिरते गिरते बैठ गया था। विकी संभाल लेता है, तुम ठीक हो? उसके हाथ से वो फाइल गिर जाता है जो आर्यन उठाता है। लेकिन इसके बाद अमन का सिर्फ एक बात, रेवा अब चाहे जो भी हो सजा तो मिलना चाहिए, और इसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस करना क्या है मुझे बोलो। भाई वहाँ पे लगभग आधे घंटे तक बातचीत होती है। क्या बातें होती क्या नहीं होती वो तो बात की बात है, लेकिन इसमें रीवा का हर एक दोस्त शामिल ज़रूर थे। कहीं ना कहीं समीर भी, भले ही वो अब यहाँ पे नहीं था पर ना होकर भी था। जैसे ही अमन वहाँ से जाता है, रीवा अपने कमरे में आती है तो आयात खड़ी थी इंतज़ार में। जैसी ही रीवा आती है तो आयात का सीधा सवाल, चल क्या रही है? तुम फिर से कुछ करने की कोशिश कर रही हो? इसमें रीवा सिर्फ इतना कहती है, कल पता वैसे भी लग जाएगी। मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे आप करोगी? जिस तरह से वो कहती है ना, आयात ना कह नहीं कह पाती है। दोनों बेड में आती है। रीवा बस आयात की बाहों में खुद को सौंप देती है और आयात भी उसको अपनी बाहों के घेरे में ऐसे कस के लेती है ना जैसे दुनिया से छुपा ली हो उसने। वैसी ही सो जाती है। अगले दिन सुबह थोड़ी सी खास थी रीवा के लिए, पता नहीं क्यों। रीवा का चेहरा आज अलग ही चमक रही थी। उसने एक सिंपल सी पैंट के साथ शर्ट पहनी थी, काफ़ी थोड़ी बहुत हैंडसम भी लग रही थी। बाल जो है थोड़े फैलाए हुए थे, बार बार फॉरहेड पे आके गिर रहे थे, बड़े मस्त लग रही थी आज, एकदम छल्ली जैसी थोड़ी सी। आया थोड़ी देर बाद बस उसे घूरते हुए देख रही थी। पता नहीं क्यों पर आज ये काफ़ी अच्छी लग रही है। यूं जो उसका मुड़ मुड़ के देखना, कहीं ना कहीं मेहर बोलती कि अपी मतलब वो तो आप ही की है ना, और अपनी बंदी को आप ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही हो? जिसमें थोड़ी बहुत वो शर्मा सी जाती है। कीर्ति बोलती कि हाय हाय मैम, अभी से इतना शर्म आप कहाँ रखती है? तुम लोगों का हो गई है? मैं कुछ नहीं देख रही थी। अच्छा मैम सच में बताइए ना, आप उसे नहीं देख रहे हो? तभी रीवा भी एकदम से आके आयात के पास बैठ जाती, वो भी कीर्ति को हटा के। तू मेरी जगह पे क्या कर रही है? हाँ, यहाँ बैठने का हक सिर्फ मेरी है और किसी का नहीं। कीर्ति बोलती कि यार मतलब मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी यार। हाँ तो क्या हुआ, दूसरी चेयर में जाके बैठना। आयात की पास वाली सीट हमेशा मेरे लिए बुकिंग, मतलब समझ रही है ना? यार हद हो गई रीवा। तभी वो जाके दूसरे जगह पे बैठ जाती है। आयात इतनी ब्लश कर रही थी ना, जिसे देखते हुए रीवा बोलती कि वैसे तुम क्यों इतनी हरी पीली लाल हो रही हो? जिसे सुनते हुए आयात उसकी शोल्डर पे मारती है, तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो रही हो? मैं वो तो मेरे सामने सी है ऐसी। क्यों बुआ जी? तभी बुआ जी एकदम से हंस पड़ती। यहाँ पे अलग ही माहौल बने हुए थे। देखते देखते वक्त गुजर रहे थे और एकदम से आर्यन जो है वो न्यूज़ ऑन कर देता है। तब सुबह के लगभग 11 से 11:30 के आसपास ही बज रहे थे। जैसे ही न्यूज़ ऑन करता है ना तो लाइव टेलीकास्ट वहाँ पे चल रहे थे। मिनिस्टर साहब एज ए चीफ गेस्ट जो है एक कैंसर इंस्टीट्यूशन का ओपनिंग सेरेमनी के वहाँ पे मौजूद है, और वो कैंसर इंस्टीट्यूशन जो है उन्हीं के नाम से है। तो वैसे ही वो सारा का सारा जो सेरेमनी की चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें वहाँ पे वो कवर कर रहे थे मीडिया वाले। तो वैसे ही न्यूज़ चैनल में वो चल रहे थे। रीवा की आंखें एकदम सख्त हो गई, जैसे उसकी नज़र न्यूज़ पे अड़ी हुई थी। और वो ब्रेकफास्ट भी बड़ी नॉर्मल तरीके से कर रही थी। नॉर्मल तो बस दिखाई ही दे रही थी, पर जैसे अंदर ही अंदर एक खूंखार प्लान उसने सोच ली हो। लगभग 4 बाइट लेती है वो एक एक करके, और तभी मिनिस्टर साहब को वहाँ पे बुलाए जाते हैं। अब वो जैसे ही अंदर जाते हैं, उसके वहाँ पे स्टेज पर चढ़ते हैं, उनको स्पीच देने होंगे, बहुत सारी चीज़ें आ भी जाता है। और वहाँ पे तो अमन भी था।
देखते देखते स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हो ही रहे थे, लेकिन अचानक उनका स्पीच के दौरान जैसे एकदम से कुछ खुलासा हुआ है। अमन के पापा सिर्फ एक लाइन बोले थे, हम देश की सेवा में खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार है। बस यही एक लाइन शायद वो बोले थे और आगे भी बोलने जाएंगे, लेकिन अचानक हर न्यूज़ चैनल पर एक हंगामा मच जाती है। बड़ा खुलासा, एक के बाद एक वीडियो चलने लगते हैं। उन्हीं की स्टेज पर वो खड़े थे और पीछे स्क्रीन पर एक के बाद एक वीडियो चल रहे थे। डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लीक जो हुए थे वो सारे आ रहे थे, जिसे देख के सामने कतार में बैठे सारे मंत्रियों होश उड़ जाते हैं मानो। अमन का चेहरा चमक जाता है, अपनी मुट्ठी को बड़ी कस के बींच लेता है। यह अमन के पापा को अभी तक कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक एकदम से माहौल जैसे बदल से गए हो। फुसफुसा के बात होने लगे थे, आपसी में लोग तरह तरह जैसे बटने लगे थे, कुछ कुर्सी छोड़ के जैसे उठने लगे, जाने लगे। ये क्या हो क्या रही है, कुछ समझ आ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन अगला वीडियो जो होता है वो रीवा के पापा और अमन के पापा जो अभी के मिनिस्टर है, सब बातें जैसे खुलासा हुई हो और किस तरह से धर्म को लेकर लोगों को ये लोगों ने यूज़ किया है, बेवकूफ़ बनाए हैं। सारी चीज़ें जब सामने आते हैं तो भाई साहब वहाँ पर हल्ला मच जाती है। जब पीछे मुड़कर अमन के पापा ये सारा तामझाम देखते हैं तो मानो पैरों के नीचे से उनके ज़मीन ही खिसक गए थे, उनका हाथ कांप गए थे। अब वो क्या करेंगे, यहाँ से भाग जाएंगे या कैसे रिएक्ट देंगे इस सारे चीज़ जब सामने आ जाते हैं तो। अलग ही माहौल हो चुके थे भाई साहब, पूरा चेहरा उनका सफ़ेद पड़ गए थे। पत्रकार माइक लेकर फौरन उनके पास आ जाते हैं, मंत्री जी ये सब क्या है, क्या आप इस वीडियो में एक्स मिनिस्टर साहब के साथ हैं और आप लोग जो ये प्लान कर रहे क्या ये सब सच है? भाई उनकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है, वो एक शब्द निकलने की कोशिश में जैसे चुप हो जा रहे थे बार बार, उनके पास कोई जवाब थे ही नहीं। अचानक उनके सारे जो सुरक्षा के लिए होते थे वो सारे फोर्सेस आ जाते हैं, उनको घेर लेते हैं कि ताकि कोई उन पर कोई वार नहीं कर सके। लेकिन ये तो सिर्फ एक ही हिस्सा है। ठीक उसी वक्त कॉलेज के स्टूडेंट्स के मोबाइल पर ये वीडियो चल रहे होते हैं, शॉपिंग मॉल में बड़े बड़े स्क्रीन पर भी ये चल रहे थे। ऐसा कोई जगह नहीं हो जहाँ पर ये न्यूज़ चल नहीं रहे थे भाई साहब। हर जगह रेडियो से शुरू होकर मोबाइल फ़ोन से लेकर न्यूज़, हर एक जगह पर ये पूरा का पूरा न्यूज़ मानो बारूद की तरह फैल चुके थे। और ऐसे फैलना ये न्यूज़ मतलब खतरनाक से भी बड़े खतरनाक है चीज़ें। भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहे थे, कैंसर संस्था के वो जो चीज़ें हैं वो वहीं पर रद्द हो जाते हैं। ये सारे वॉइस क्लिप, वीडियोस, रिपोर्ट्स की चीज़ें देखने के बाद हर इंसान की आम नागरिक की जैसे खून खौल उठ जाती है। कैंसर इंस्टीट्यूशन के वहाँ पे जितने भी लोग थे गए तो थे कि इतना अच्छे काम के लिए उनको सराहने जाएंगे, लेकिन अब जैसे उनके खिलाफ खड़े हो गए हो। अब वहाँ पे नारे लगना शुरू हो गए, मंत्री जी हाय हाय, बहुत सारी चीज़ें। हालत बदतर से बदतर होते गए। सुरक्षा की टीम उनको बहुत संभालते हुए वहाँ से धीरे धीरे निकल रहे थे, लेकिन तब तक पता नहीं जनता की भीड़ बढ़ चुकी थी। अब जैसे चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे, ढोंगी मंत्री, पता नहीं हमें धोखा दिया, हमें जवाब चाहिए, तुमने हमारी धर्म के साथ खिलवाड़ किया, बड़े बड़े चीज़ें बस नारे लगा रहे थे ये लोग। और सिर्फ इतना नहीं, अब तो पुलिस फोर्सेस पूरी उस जगह को घेर लिए थे। अब लक्ष्य सिर्फ एक थी कि मंत्री जी को सुरक्षा के साथ ही यहाँ से निकाल लेना। कुछ हद तक कामयाब भी होते ये लोग। अमन पीछे खड़ा था, उसके पापा जब कार में बैठे थे मुड़ के अपनी बेटी की तरफ एक बार देखे तो अपने बेटे के आंखों में सिर्फ नफरत दिखे उनको, एक झलक जो वो देख नहीं पाए प्रॉपरली। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया। उसके पापा यहाँ से निकलते ही अमन का एक कॉल आता है रीवा के पास।
उस क्षण भी रिवा न्यूज़ पर ही नज़र अड़ाई बैठी थी और आयात इतना हैरान थी कि वो समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रही है। सिर्फ वही नहीं, उस घर में सब लोग शौक थे सिवाय रीवा और उसके दोस्त आर्यन के अलावा। यह आयात बस देखती है रीवा की तरफ। उसकी फ़ोन में अमन का जैसी नाम शुरू होती है ना रिंग पे, आयात की आंखें गहरी हो जाती है। रीवा बस कॉल रिसीव करके एक बात कहती है, इट्स डन, मिलते हैं बाद में, सावधान रहना, तुम चाहो तो मेरे घर आ सकते हो, दरवाज़ा खुला है तुम्हारे लिए। यही बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। आयात बस देखते ही रही और बस इतना बोली, शिवा ये तो बस शुरुआत है, आगे तो और भी बहुत कुछ होने को बाकी है, बस देखो और एंजॉय करो। जो एक कतरा कतरा जली में अब इनको जलाऊंगी। इनको भी ये समझ आनी चाहिए कि जलने का दर्द क्या होती है। मुझे जलाने गए थे, अब इनके पूरे साम्राज्य जल के राख होंगे, बस देखो। भाई आयात बस स्तब्ध हो गई थी। यह मंत्री भवन के पूरे आसपास आम जनता से भरे गए थे, तरह तरीके के नारे लगा रहे थे, धोखा दिया, इस्तीफा दो, जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। और गेट पर बार बार हाथ मारने की कोशिश, पत्थरों से वार कर रहे थे। बहुत कुछ कोशिशों के बाद भी उनको रोका नहीं जा सकते थे। कई दरवाजे टूट चुके थे, जिनके डोर शीशे से बने हुए थे, वो टूट कर बिखर गए थे। मीडिया जितनी हद तक कवर कर सकते थे उससे भी ज़्यादा करने लगे थे। बॉडीगार्ड सब कुछ वहाँ पे मानो कुछ नहीं कर सकते थे, इनके बस के बात नहीं थे। जब आम जनता भड़क जाता है ना तो उनको रोक नहीं सकते। ये बहुत पेचीदा चीज़ है। इधर जैसे तैसे गाड़ियों की काफिला संभालते हुए मंत्री जी को भवन के अंदर तो लेके आते हैं। मंत्री घबरा गए थे, पर उससे भी ज़्यादा वो गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। वो आते ही वहाँ पर टेबल के ऊपर कुछ जार जैसे थे, जिससे वो टेबल की शीशे तोड़ डालते हैं। शीशे पूरे बिखर जाते हैं एकदम से, और वो चिल्ला के बोलते हैं, आखिर इतनी गुस्ताखी करने की कोशिश किसने किया है? ये सब बाहर भी कैसे आ सकते हैं? जो लोग कल तक मुझसे डरते थे अब मेरी और आंखें दिखा के मुझसे सवाल कर रहे हैं। इतना हिम्मत उनके पास आया कहाँ से? ये चिल्लाने की आवाज़ इनको किसने दिया है? और ये वीडियो, ये सारी चीज़ आखिर लीक कैसे हुआ है? किसने दिया ये सब कुछ? पता करो, मुझे अभी की अभी जानना है कि ये किसने किया है, किसकी इतनी क्षमता हुई मुझसे भिड़ने का। राघव ठाकुर जो खुद जेल में सड़ रहा है, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकता ही, तो और कौन? वो नहीं और कौन? पता करो किसने किया ये सब कुछ। भाई ये तो थी अब की खबर। भाई 2 घंटे में भोपाल की चित्र बदल जाती है। शहर के अलग अलग हिस्से में अलग अलग नारे लग रहे थे, पोस्टर जलाए जा रहे थे, पार्टी ऑफिस के बोर्ड तोड़ दिए जाते हैं, सड़क पर टायर जल रहे थे, लोग गुस्से में नारे लगा रहे थे और मंत्री जी के पुतले बना के जला रहे थे। हमसे झूठ क्यों बोला, हमारे धर्म को लेकर हमसे खिलवाड़ किए। ऐसे लोग होने से ना रहे तो बेहतर है। धर्म के नाम पे बस अब तक हमें एक दूसरे से लड़वाते रहे और पीछे से ये सब कुछ, और इसके बावजूद वो अपने घर में आराम से बैठकर देख कैसे सकता है? हमें हर एक सवाल का जवाब चाहिए और उस मंत्री को जवाब देने ही पड़ेंगे, या हमारे सामने आके देने पड़ेंगे। भाई हल्ला जो मचती है ना, उसे रोकने की क्षमता अब मंत्री के पास बिल्कुल भी नहीं थी। और न्यूज़ हेडलाइन पे तो चल रही थी, राजनीति में हंगामा, मंत्री के खिलाफ जनता के आंदोलन। हर एक न्यूज़ चैनल पे हेडलाइन के तौर पे यही थी, ब्रेकिंग न्यूज़, भोपाल के मिनिस्टर साहब का खुला राज। भाई एक एक न्यूज़ ऐसे न्यूज़ बना रहे थे जो इतने साल तक किसी ने करने की क्षमता नहीं रखी। वही रीवा अपनी चाय की कप लेके विंडोज़ के पास खड़ी थी। शहर बिल्कुल भी शांत नहीं थी, पर इस हल्ले में भी जैसे उसे एक सुकून मिल रही है। उधर जेल में बैठा उसके बाप, वो भी इस न्यूज़ से पूरे के पूरे हिल गए थे जब उनकी भी चीज़ें एकदम से
सामने आए। वही जेल के आसपास भी जैसे जनता का भीड़ मच गए, उनके खिलाफ भी नारे लगना शुरू कर दिए थे। इतने साल तक बस हमारी खून सींचते रहे ये लोग, धर्म पे नाम पे बस हमें एक दूसरे से लड़ाते रहे, चीज़ें करते रहे। अरे धर्म राजनीति में नहीं आती है, वो सिर्फ निजी जिंदगी का एक हिस्सा है। हमारी धर्म हम जैसे चाहे वैसे मनाएं, हम जैसे चाहे ऐसे मनाएं। हमारी धर्म से किसी को क्या नुकसान हो सकती है, किसी और की धर्म से हमें क्या नुकसान हो सकती है। और ये जो पार्शलिटीज़ है, कहीं ना कहीं पथ पाक्ष की चीज़ें तो हमें यही से सिखाए गए हैं ना। इन्हीं ने तो हमें अंतर बताए हैं कि वो इंसान है, हम इंसान नहीं, हम इंसान है तो वो इंसान नहीं। अरे यही से तो हम इंसानियत भूल गए। एक्चुअली भूलने पर मजबूर कर देते हैं राजनीति। ये है कि गंदी राजनीति, जिसके दलदल में फंस जाओ तो कभी निकल नहीं पाओगे। खींचता चला जाओगे, खींचता चला जाओगे, अपनी वजूद बस मिट जाएगी उसमें। तुम कौन हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम चाहते क्या हो, सब कुछ तुम उलझ जाओगे। आखिर तुम भूल जाओगी कि तुम एक इंसान हो। बस कठपुतली बन के रह जाओगी जो किसी राजनीतिविद के हाथों में डोरी हो। ये एक कड़वा सच है, एक कड़वा सच जो हजार चाहे ना मानने की पर इनकार भी नहीं कर सकते। जनता ऐसे फुसले थे और ऐसे तोड़ फोड़ मचाए थे ना कि क्या कहे। पुलिस वाले ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मंत्री जी के पावर भी तो थे। वो कुछ भी करके इस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे। वही अब जनता के ऊपर लागू होने लगे थे। लाठी चार्ज, इससे भी बदतर से बदतर चीज़ें होने लगे तो भाई जनता की गुस्सा इसमें और बढ़ गई। अब तो बस तोड़ फोड़ में नहीं थे, अब तो इससे भी बढ़कर चीज़ें कर रहे थे। उनके पार्टी ऑफिस जितने भी सारे थे वहाँ पर तोड़ फोड़ मचा रहे थे। सिर्फ ऑफिस ही नहीं, ऑफिस में रहे लोगों को भी तोड़ रहे थे मानो। अब की बार चीज़ें जैसे ऊपर लेवल की ओर जा रही है। मंत्री की बस में नहीं थी अब कुछ भी करके इन सब लोगों को शांत कराए। हालांकि वो कोशिश भी करे थे, उनके चीफ एडवाइज़र जो थे उनके मुताबिक वो एक लाइव आए थे, बस कुछ चंद सेकंड के लिए ही वो कर पाए थे। लेकिन उनके घर के बाहर का सीन एक्सट्रीम लेवल हो जाता है तो लाइव भी वो ज़्यादा देर तक कर नहीं पाते, वो वहीं पर लाइव रद्द कर देते हैं। हालत इतनी बदतर हो जाती है दोपहर के बाद तक, मतलब 4 घंटे में भोपाल नगरी पूरा का पूरा सीन बदल जाती है उसकी। एक शांत से मस्त खूबसूरत शहर जैसे एक दलदल हो गई हो। अब जगह जगह पे नारे लग रहे हैं, लोग भीड़ मचा है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे, पुतला जलाए जा रहे थे। बस आज ही के दिन, बस 24 घंटे के अंदर इस मंत्री को इस्तीफा देने ही पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है। और इस्तीफा देने के बाद हर एक सवाल का जवाब देने होंगे। यही जनता का पहली तो पैगाम थी, जिससे परेशान खुद यह मंत्री पूरा परेशान अपने सारे पार्टी के लोगों को लेकर बैठे हुए थे, गुस्से में तिलमिला चुके थे। हर किसी से पूछे जाते हैं कि किसके तरफ से आए हैं। भाई 3 घंटे में ही उनके पास एक रिपोर्ट आते हैं कि कोई आकांक्षा नाम की लड़की है जिसके तरफ से ये सारी चीज़ें लीक हुई। उसने किसी मीडिया वाले के साथ मिलकर ये सारी चीज़ की है। अब बहुत बड़ी सवाल ये आती है कि हु इज़ आकांक्षा, कौन है ये लड़की। वो तो जानते तक नहीं हो, वो चिल्ला के बोलते हैं कि कौन है ये लड़की, और कोई आम लड़की मेरे साथ पंगा ले भी कैसे सकती है, आखिर उसकी इतनी ज़रूरत है। कौन ये आकांक्षा, कहाँ की रहने वाली है। पता चलते है ये तो इलाहाबाद की है। वहाँ से यहाँ तक चीज़ें कैसे आ सकती है, एक आम लड़की पूरी की पूरी सत्ता बदल कैसे सकते हैं। और हालत ऐसी हुई कि उनकी पार्टी सच में बहुत बुरी हालत में थे। इधर तो ऊपर से भी उनके पास कॉल आ जाता है और तुरंत उनको इस्तीफा देने के लिए भी कहा जाता है। लेकिन मंत्री जी है भाई, ऐसे कैसे इस्तीफा दे दे। वो तो एकदम से बोलते हैं बड़ी गुरूर के साथ, देखिए मैं नहीं देने वाला इस्तीफा, बस 24 घंटे दीजिए और इस 24 घंटे में मैं हालात सुधार लूँगा, सब लोग शांत हो जाएंगे, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मेरी चीज़ें मैं खुद ठीक कर लूँगा, मैं किसी के पास नहीं जा रहा हूँ, बाकी मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो टाल देते इस चीज़ को, पर क्या ये इतनी में निपट जाएगी चीज़ें। ये तो बस शुरुआत है।
आगे और भी चीज़ें हैं मंत्री जी के लिए इंतज़ार करते हुए। जानेंगे अगले सीन में कि चीज़ें कहाँ तक बिगड़ जाती है और अगर आकांक्षा की नाम आखिरकार आ ही गई है तो क्या मंत्री जी जान पाएंगे कि ये आकांक्षा आखिरकार है कौन? कहीं गरे मुर्दे उखाड़ने जाएंगे तो कोई सांप तो नहीं निकल आएंगे? जानेंगे अगले सीन में। तब तक ध्यान रखिए सभी अपना और अपनों का। ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बेहद जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।